द फेडरल देश में आप सभी का स्वागत है। हम लोग चर्चा करेंगे वक्फ बिल पे। जैसा कि लोकसभा से पारित होने के बाद राज्यसभा ने भी वक्फ बिल को पारित कर दिया है और अब कानून बनने से सिर्फ ये कुछ कदम दूर है। कुछ कदम में आप एक कदम भी कह सकते हैं कि एक कदम दूर है। यानी कि संसद के दोनों सदनों के अंदर विपक्षी दलों और सरकार के बीच विपक्षी दलों और सरकार के बीच कई मुद्दों पर झड़प भी हुई, नोक-झोंक भी हुई कि ये बिल अल्पसंख्यक समाज, माइनॉरिटी समाज के खिलाफ है और कहीं न कहीं ये मुसलमानों के मामले में ये बिल हस्तक्षेप करने जा रहा है। इन सब के बीच प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी, जो बैंकॉक में हैं इस समय, उन्होंने कहा कि इसको विधेयक को पारित होने को संसद के दोनों सदनों से विधेयक के पारित होने के बाद उन्होंने कहा कि यह ऐतिहासिक है। इन सब के बीच हम लोग बात करेंगे कि इसका सियासी फायदा किसे होने जा रहा है और किसे सियासी नुकसान होने जा रहा है। और सियासी फायदा नुकसान इस वजह से कि बिहार में इसी साल नवंबर के आसपास चुनाव होना है विधानसभा का। इस पूरे विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सहयोगी मनीष कुमार और दूसरे सहयोगी मनु पवार। तो मनीष और मनु, दोनों आप लोगों का स्वागत है। मनीष, पहला सवाल ये है कि अब तो इसमें कोई शक नहीं है कि ये कानून नहीं बनेगा, कानून बनने से सिर्फ एक कदम दूर है। तो अब सियासी हलचल, सदन के अंदर जो गहमा-गहमी थी, जो आरोप-प्रत्यारोप लगे, वो तो अलग है। अब बात जो है वो सड़क पे आ गई। सदन से चल करके अब सड़क पर बात आ गई है और इसका फॉलोआउट आप देख भी रहे हैं कि बिहार में जेडीयू के, नीतीश कुमार की पार्टी के 4 बड़े नेताओं में असंतोष है, जिसमें से 2 ने इस्तीफा दे दिया है। तो इसको खास तौर से बिहार के संदर्भ में अगर अभी बात करें, तो उसको कैसे देखते हैं? ललित जी देखिए, ज़ाहिर तौर पर वक़्फ़ संशोधन जो बिल है वो संसद से पास हो चुका है और अब ये राष्ट्रपति के पास जाएगा रेटिफ़िकेशन के लिए। राष्ट्रपति की भी मुहर लग जाएगी, उसके बाद ये अमल में आ जाएगा। प्रधानमंत्री ने स्वागत भी कर दिया, हालाँकि वो बैंकॉक में है और उन्होंने कहा कि ये महिलाओं और गरीबों के हक़ में ये बिल है। लेकिन सियासी पारा इसके साथ ही बिहार में बहुत ज़्यादा चढ़ चुका है। कल से लगातार गहमा-गहमी देखी जा रही है वहाँ पर और ख़ास तौर से मुसलमान, क्योंकि एक चीज़ आप मान के चलिए कि जब से नीतीश कुमार सत्ता में आए थे 2005 में बिहार में, वो बीजेपी के समर्थन से उनकी सरकार बनी थी। बीजेपी उनकी अलायंस पार्टनर थी। तो ये जो एक भाजपा पे जो हिंदुत्व की राजनीति का जो एक ठप्पा लगा हुआ है, कम से कम ये मान के चलिए कि बिहार आरजेडी के सत्ता से जाने के बाद बिहार के सेकुलर जो चरित्र है, उसके उस पे कभी आँच नहीं आया नीतीश कुमार और भाजपा के सत्ता में होने के बाद भी। ये सेकुलरिज़्म का जो ताना बना है, उसको नीतीश कुमार कहीं न कहीं अपने साथ लेकर चलने में कामयाब रहे और यही कारण है कि उनके साथ तमाम प्रदेश के जो मुसलमान हैं, उनके साथ खड़े नज़र आए। 2005 में भी मुस्लिम विधायक उनके दल से थे, 2010 में भी थे, 2010 में तो 7 के करीब थे। 2005 में जब वो आरजेडी 2015 में जब वो आरजेडी के साथ चुनाव लड़े थे बिहार में, तब भी उनके मुस्लिम विधायक थे। हालाँकि 2020 में जेडीयू से एक भी मुस्लिम विधायक जीत कर नहीं आया। हालाँकि एआईएमआईएम जो है ओवैसी की पार्टी, उन्होंने 5 विधायक वहाँ से जीतने में उनके कामयाब रहे थे। तो नीतीश कुमार सेकुलर, आप देखे होंगे कि जब भी इफ्तार होता है तो हमेशा वो धोती जालीदार पहन के टोपी। वहाँ पे जाया करते थे। जी। उनके कंधे पे कपड़े पकड़ जो जितने मौलाना जो उनके होता है, तो इस तरीके से वो हमेशा एक सेकुलर जो है उनका ताना-बाना वो लेके साथ चलते थे। लेकिन अब उनके इस पूरे जो राजनीति है उसमें एक बड़ी सेंध लगती नज़र आ रही है। आपको बता दूँ 2 नेता जो हैं जेडीयू से इस्तीफ़ा दे चुके हैं, जिसमें शाहनवाज़ मलिक और कासिम अंसारी हैं और जो उनके राज्यसभा सांसद, इकलौता राज्यसभा सांसद जो है वो उनके हैं रसूल बलियावी। वो भी लग रहा है कि शायद स्विच ओवर कर जाएँ, वो इस्तीफ़ा दे दें। गुलाम गौस लगातार नाराज़ चल रहे हैं, लालू यादव से वो मिल भी चुके हैं। तो नीतीश कुमार की जो पूरी राजनीति है, उसमें एक बड़ी सेंध लगती नज़र आ रही है। आपको बता दें कि एनडीए को 5% अल्पसंख्यकों का वोट जो है 2020 के विधानसभा चुनाव में मिला था। 2% चिराग की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी को मिला था, रामविलास उनको मिला था। तो कहीं न कहीं ये लोग 7% अल्पसंख्यक वोट लेके वहाँ पे आ रहे हैं। तो ये 7% अच्छा मनीष, अल्पसंख्यक वोट क्या यहाँ पे बहुत बहुत इंटरेस्टिंग डेटा आपने पेश किया है कि 5% जेडीयू, 2% एलजेपी। कुछ फ्रैक्शन में हमको भी गया होगा, जीतन राम मांझी वाली पार्टी को।
लेकिन आप एक चीज बताइए कि खासतौर से अगर मान लीजिए कि अगर वक्फ के बिल पे जिस तरीके से जेडीयू ने समर्थन दिया है, तो वो मान के चल रहे होंगे कि कहीं ना कहीं हमको अल्पसंख्यक वोटों का, मतलब मुस्लिम वोटों का जो है नुकसान होगा। लेकिन अब सवाल बहुत इंटरेस्टिंग है कि जो मुसलमान वोट हुआ करते थे और हैं, जिस पर खास तौर से जो है आरजेडी का एक बेस हुआ भी करता था, उसमें कहीं ना कहीं सेंध लगाने में ओवैसी की पार्टी भी कामयाब हुई। सीमांचल के इलाकों में आप देखिए कि उनके जितने भी एमएलए जीत के आए थे वो वहीं से आए थे। तो अभी इस विषय पे हम चर्चा करेंगे। उससे पहले मनु से एक सवाल करते हैं कि मनु, इसका मतलब अगर पैन इंडिया असर आप देखें, अभी तो जैसा कि मनीष ने बिहार के संदर्भ में बड़े ही तार्किक तरीके से और डेटा के जरिए बताने की कोशिश की है कि उसका क्या मतलब, क्या असर, और उसका फॉलोआउट जो है वो दिख भी रहा है कि जेडीयू के दो बड़े मुस्लिम नेता जो है वो पार्टी छोड़ चुके हैं, और दो बड़े नेता ऐसा लग रहा है कि वो देर सवेर वो भी पार्टी जो है वो छोड़ जाए। उससे पहले अगर देश के लेवल पर देखा जाए, अलग अलग प्रदेशों में देखा जाए, तो इसका किस तरीके से असर आप देखते हैं? सबसे ज्यादा सियासी फायदा या सबसे ज्यादा सियासी नुकसान वो किसको होने जा रहा है? देखिए, ये जो नई बीजेपी है, मतलब आप जिसे कह सकते हैं कि 14 के बाद की बीजेपी, ये कोई भी बड़ा फैसला बिना पॉलिटिकल गेन जो है उसमें छिपा होता है, उसके बगैर नहीं लेती है कोई फैसला। ये जो फैसला था, ये आप कहें कि जो है मुस्लिम वोट उससे ध्रुवीकृत होंगे, दूसरों को उससे जो है दूसरी पार्टियों को फायदा मिलेगा, जो सेकुलर, सो कॉल्ड सेकुलर जो कहलाती हैं। तो ऐसा नहीं है, गेम जो है बहुत बड़ा गेम है। जो इस बिल के बाद जो सेकुलर राजनीति करने वाली जो दूसरी पार्टियां हैं, जैसे जेडीयू, तो आपने बताई दिया कि जो फॉल आउट है जेडीयू को, सबसे पहले जो है उसको संकट में आ गई है, क्योंकि इस साल चुनाव है, तो वहां कोई ना कोई जो मुस्लिम लीडरशिप है जेडीयू के भीतर, उसमें बेचैनी थी। हमने फेडरल देश में स्टोरी भी की थी, तो वो बेचैनी बाहर निकल के आ गई है। अब जैसे टीडीपी है, अभी हालांकि टीडीपी को तत्काल कोई नुकसान इसलिए नहीं लगता, क्योंकि अभी वहां पे हाँ, इलेक्शन अभी तो जुमा जुमा हुए हैं, तो उनका कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आरएलडी जो वेस्ट यूपी में आरएलडी, जयंत चौधरी का जो वोट है, वो मुसलमान वोट भी है, मुस्लिम वोट भी है, और चौधरी साहब के जमाने से, बड़े चौधरी के जमाने से जो है मुस्लिम वोट उनके साथ रहा है, और मुस्लिम जो है उनकी एक ताकत भी रही है वेस्ट यूपी में। तो उनके लिए बड़ा चैलेंज है, क्योंकि वो सरकार के साथ, मतलब सरकार के साथ गए, वो तो उन्होंने कई चीजें बता दी होंगी कि भाई सरकार के साथ रहने में फायदा है, लेकिन ये बहुत पर्टिकुलर हो गया मामला वक्फ बिल। तो इसमें मुसलमानों को जो उनकी जो नाराजगी है वो कैसे दूर करेंगे छोटे चौधरी, ये बड़ा चैलेंज है। और एलजेपी जो आप कह रहे हैं कि एलजेपी को भी वोट मिला है मुस्लिम, वो उनको तो जो है तत्काल उनको वो उसका फॉल आउट देखना पड़ेगा। और हिंदुस्तान अवामी मोर्चा, जिसका नाम इन्वर्टेड जो ब्रैकेट में सेक्युलर है, तो वो सेक्युलर जो है किस तरह का सेक्युलर है, वो उसका बड़ा इम्तहान है। और कम से कम जेडीयू में तो आप देख ही रहे हैं हलचल, एलजेपी और हिंदुस्तान अवामी मोर्चा, इनकी क्या स्थिति होगी, ये बड़ा चैलेंज होगा। और इसके अलावा आरएलडी को बहुत हीट फेस करना पड़ेगा, क्योंकि वेस्टर्न यूपी का जो कल्चर है, वेस्टर्न यूपी जो पॉलिटिकल मिजाज है, उसमें मुस्लिम एक बड़ा अहम फैक्टर है। तो ये जो है एक पैन इंडिया, मैं टीडीपी को अगर अभी छोड़ दूं कि टीडीपी के फिलहाल वो मैनेज कर सकते हैं, अभी उनके पास समय है, लेकिन बाकी दलों के लिए बड़ी दिक्कत होगी, क्योंकि आरएलडी को 2027 में चुनाव भी लड़ना है, विधानसभा का चुनाव भी लड़ना है। तो वो बहुत ज्यादा दूर नहीं है 27, तो इसकी जो है इसकी तपिश रहेगी बरकरार। तो इस तरह जो तस्वीर दिख रही है, ये बड़ा जो है चैलेंजिंग हो गया है, जो सेकुलर, सो कॉल्ड सेकुलर जो कहलाती थी, जो एनडीए में शामिल है, उनके लिए। अच्छा, मनु, मेरा नेक्स्ट सवाल मनीष से। मनीष, आप ये बताइए कि जैसा कि हम लोग जिक्र भी कर रहे थे, और जिक्र में यही था जो है कि जो मुसलमान जो वोट हुआ करते थे वो एमवाई मतलब आरजेडी, बाद में बहुत ही लंबी कोशिश के बाद उसमें सेंध लगाने में ओवैसी की पार्टी कामयाब हुई। मतलब उनको पैन बिहार फायदा नहीं हुआ, लेकिन बिहार के एक छोटे से हिस्से में जो सीमांचल का इलाका है, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज का इलाका है, वहां पे इनको फायदा हुआ। और ये बात अलग है कि उनके सारे विधायक फिर बाद में आरजेडी में ही चले गए, और जिसको लेकर के बहुत तंज भी कसा था, जो है कि लोग हमारे सिंबल पर जो विधायक बनने के लिए आते हैं और फिर फायदा देखते हैं और फिर वापस कहीं और अपना ठिकाना जो है तलाश लेते हैं। लेकिन जिस तरीके से ओवैसी ने बातें अपनी रखी, और उसके बाद वो नायडू पे भी तंज कसा, जो है कि देखिए इतिहास जो है माफ नहीं करेगा। वक्फ बिल पे जिस तरीके से आपने अपना व्यवहार पेश किया है, उससे इतिहास आपको माफ नहीं करेगा। तो सवाल है कि
बात सही है कि इतिहास किसको माफ करेगा नहीं करेगा वो तो आने वाला समय बताएगा कि कैसे परिणाम आते हैं, लेकिन अल्टीमेटली कि 7% वोट का जो सेक्रीफाइस, क्या मतलब ये मन बना चुके थे, मतलब नीतीश कुमार मन बना चुके थे, चिराग पासवान भी बना चुके थे, जीतन राम मांझी भी बना चुके थे कि ये 7% वोट को हम सेक्रीफाइस कर सकते हैं। और ये सेक्रीफाइस उन्होंने पहले ही दिमाग में ये रख लिया कि भाई सेक्रीफाइस करेंगे उससे हमको कोई नुकसान नहीं होने वाला है, लिहाजा वक्फ बिल को जो समर्थन करो। मैं आपको एक और आंकड़ा दूंगा ललित जी। 76% 2020 के विधानसभा चुनाव में 76% बिहार के मुसलमानों का वोट आरजेडी को गया था। आरजेडी और कांग्रेस का जो गठबंधन था उसको गया था। 5% एनडीए को गया था, यानी जेडीयू। चिराग पासवान क्योंकि अलग लड़े थे, उन्होंने बड़ा नुकसान पहुंचाया था जेडीयू को, उनको 2%। 11% एआईएमआईएम को, 11% जिसके बदौलत उनको 5 उनके विधायक जीत के आए थे, और 6% जो है इंडिपेंडेंट जो निर्दलीय है उनको वोट गया था। ये पूरा इक्वेशन था बिहार में। अब सवाल उठता है कि 5, 2, 7 और 11 18%, और 6% आप इसमें इंडिपेंडेंट जोड़ दीजिए, 24%। 24% वोट, 76% तो कांग्रेस आरजेडी के साथ है। तो ये 24% बहुत मायने रखता है वहां पर, क्योंकि वहां पे देखिए आरजेडी बहुत क्लोज मार्जिन से 2020 का विधानसभा चुनाव मिस की थी। बहुत कम, उनके करीब 112 113 जो विधायक उनके गठबंधन के थे वहां पे सरकार बनाने से चूक गई थी। इवन बाद में बिहार में जो बाय इलेक्शन हुए गोपालगंज में और कई जगह पे वहां पे हुए, आरजेडी को एआईएमआईएम ने सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया वहां पर, बहुत मार्जिनली वहां पे, और भी कई कॉन्स्टिट्यूएंसी में एआईएमआईएम ने नुकसान पहुंचाया। तो अब ओवैसी जहां जहां जाते हैं, चाहे हम उत्तर प्रदेश की बात करें, बात तो वो एंटी बीजेपी की बात करते हैं, लेकिन जिन राज्यों में जाते हैं वो एंटी जो बीजेपी वोट है उसी में वो सेंध लगाते हैं। तो इसके कारण उनका एक अलग तरह से चित्रण होता है। संसद में उन्होंने बात जरूर रखी है, ऐसा नहीं कि बिहार विधानसभा चुनाव वो नहीं लड़ेंगे। प्रशांत किशोर के लिए आजकल बड़े अच्छी बातें वो कर रहे हैं, तो क्या पता प्रशांत किशोर के साथ कहीं उनका अलायंस ना हो जाए। ये भी एक संभावना को रूल आउट नहीं किया जा सकता। लेकिन इस समय जो है यहाँ पे देखना होगा कि आरजेडी किस तरीके से मुसलमानों में इस मुद्दे को लेकर जाती है, कांग्रेस किस तरीके से लेके जाती है। आज दिल्ली में आपको बता दें, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बिहार में जो 40 जो जिले हैं उसके जो प्रदेश अध्यक्ष जो बनाए गए हैं कांग्रेस के, उनके साथ मुलाकात भी कर रहे हैं। जाहिर तौर पर मुसलमानों का वोट कांग्रेस को बहुत अच्छे संख्या में मिला है, किशनगंज से उनके सांसद आते हैं, तो इस मुद्दे को कांग्रेस भी लेकर जाएगी, आरजेडी भी लेकर जाएगी, क्योंकि असली लड़ाई जो है बिहार विधानसभा चुनाव है, जहां पे इस पूरे वक्त अधिनियम जो संशोधन जो कानून पास हुआ है उसका हमें रिजल्ट देखने को मिलेगा कि मुसलमानों में किस तरीके की नाराजगी है। अच्छा मनीष, अभी आपसे हम मतलब मनु से एक सवाल करेंगे, उसके बाद आपसे सवाल करेंगे कि कल राज्यसभा में किस तरीके से किन किन दलों के नेताओं ने किस तरीके से घेरेबंदी की, और इसके बारे में आप बताएंगे। लेकिन उससे पहले मनु, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज इसमें है पूरे वक्फ संशोधन बिल में कि वक्फ बाई यूजर, ये टर्म जो है वक्फ बाई यूजर, मतलब इसमें थोड़ा सा मैं आपको ऐसे बता दूं कि इसमें अल्टीमेटली ये कह रहे हैं कि अगर वक्फ ने किसी भी संपत्ति को लिया, अपने कब्जे में लिया, दान के तौर पे लिया, और उस संपत्ति के कागजात अगर नहीं है, तो पहले क्या होता था जो है कि वह वक्फ की प्रॉपर्टी मान ली जाती थी। इस अमेंडमेंट में यह चीज लाई गई कि अब वक्फ को यह साबित करना पड़ेगा कि जिस किसी से भी अगर आपने दान लिया है तो उसके पेपर को भी आप शो करिए। अगर आप पेपर को शो नहीं करते हैं तो फिर वो वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं रह जाएगी। और इसी विषय पे ओवैसी ने एक इंटरव्यू में भी कहा था जो है, और मीडिया के लोगों से मिले थे, तो ये यूपी का एक जिक्र कर रहे थे कि 1,23,000 संपत्तियों में जो वक्फ की संपत्ति है उसमें से करीब करीब 1 लाख संपत्तियां ऐसी हैं जिनके पास पेपर नहीं है, कागजात नहीं है। तो उसके हिसाब से वो सारी प्रॉपर्टी जो है वो वक्फ के लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी कि उनको साबित करना पड़ेगा कि ये दान में मिली थी। तो आपको नहीं लगता कि राजनीतिक दलों को, खासतौर से जो विपक्षी दल हैं, उनको आपत्ति, क्योंकि सरकार ने साफ कर दिया है कि वक्फ की जो धार्मिक क्रियाकलाप है उस पर कोई इंटरफियरेंस नहीं है, केवल एडमिन वर्क है, उसमें हम एक चाहते हैं कि वो पारदर्शी बने। तो असल मसला जो है क्या वो यही है कि चूंकि वो संपत्तियों से जुड़ा हुआ मामला है, इसीलिए विपक्ष का विरोध अधिक है। मतलब धार्मिक क्रियाकलाप सेकेंडरी है, हाँ, और पर सीधे सीधे जो है अटैक किया जाएगा, वो जो है वो प्राइमरी है।
हाँ, वो तो है। देखिए, मुझे लगता है जो मुस्लिम पक्ष है, अगर आप उसे पॉलिटिकल उससे भी अलग करके भी देखें, तो उनकी जो सबसे बड़ी चिंता है या आपत्ति है, ये कह सकते हैं कि उनको लगता है कि वक्फ बोर्ड में जो है सरकारी हस्तक्षेप इससे बढ़ जाएगा, क्योंकि सरकार उसमें घुस गई है, तो उनका हस्तक्षेप बढ़ जाएगा, जो मोटा मोटा वो एक मैसेज कन्वे करने में कामयाब हो सकते हैं। ये बहुत अब उसे किस तरह सरकार समझाती है, ये मसला अलग है। लेकिन पहला मैसेज ये जा रहा है कि सरकार वक्फ बोर्ड में घुस गई है, तो उसका दखल बढ़ेगा, उसका हस्तक्षेप बढ़ेगा। दूसरा जो उनकी चिंता ये है कि गैर मुस्लिमों को ये एंट्री हुई है। हालांकि कल राज्यसभा में जो अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री हैं किरण रिजिजू, उन्होंने बताया कि जो 20 सदस्यीय जो राष्ट्रीय वक्फ काउंसिल होगी, उसमें 4 से ज्यादा गैर मुस्लिम नहीं होंगे, और इसी तरह जो राज्य में जो बोर्ड होंगे उसमें 11 मेंबर होंगे, लेकिन उसमें 3 से ज्यादा गैर मुस्लिम नहीं होंगे। लेकिन चिंता जो मुस्लिम पक्ष की है कि गैर मुस्लिमों की एंट्री, वो भी उनके मतलब उनको लग रहा है कि उनके जो मजहबी कामकाज है, हालांकि सरकार कह रही है कि उसमें कोई सीधा दखल नहीं है, लेकिन जो चीजें हैं उसमें गैर मुस्लिम उसमें आ गए हैं, और उनको लगता है कि ये अधिकार जो है मुस्लिमों के कम हो रहे हैं, कम किए जा रहे हैं सरकार की तरफ से। अभी मनीष जी बता रहे थे कि कैसे जो बिहार का गेम आप लोग इस पर चर्चा कर रहे थे कि बिहार में जो पॉलिटिकली चीजें इसके इम्पैक्ट होगा। हाँ, वो बिहार का आप बता रहे हैं कि मुस्लिम वोट जो है, जैसे कांग्रेस और आरजेडी की तरफ दुर्विकृत होगा, वो लग रहा है। लेकिन मैं जैसे शुरू में इस बातचीत के शुरू में कहा था कि बीजेपी कोई भी बड़ा फैसला बिना पॉलिटिकल गेन का को सोचे नहीं करती। अब इसमें देखिए बीजेपी का पॉलिटिकल गेन क्या है। ध्रुवीकरण तो बहुत मोटा मोटा जो दिख रहा है वो तो सभी सभी को दिख रहा है, लेकिन सबसे अहम बात यह है कि जो ट्रिपल तलाक वाला मामला था ना, तो बीजेपी ने किसको अपना जो टारगेट ऑडियंस बनाया था या टारगेट किया था, मुस्लिम महिलाओं को। तो उसका जो मतलब उसकी जो सहानुभूति ली थी, या उसको उसको जो उसकी जो उसका जो भरोसा जीता था, इसमें इस संशोधन में मुस्लिम महिलाओं की भागीदारी बढ़ा। अब तक नहीं थी भागीदारी, उसको एंटर किया, उनकी एंट्री की है, तो उससे और पुख्ता मतलब बीजेपी ने वहां डोरे डाले हैं, ये कह सकते हैं। दूसरा ये था कि गरीब और जो पिछड़े मुसलमान हैं, जिनको आप पसमानदा कहते हैं, उन पर भी डोरे डाले गए, उनको एंट्री मिली है इस वक्फ वक्फ में। जो है वो अपनी चीज, अपनी बात कहने का, अपने हिसाब से चीजें तय करने का, और मतलब ये सरकार ये समझाने में कामयाब हुई है। कल भी और परसों भी लोकसभा में या कल राज्यसभा में सरकार ने ये बताया कि जितनी भी जो प्रॉपर्टी वक्फ के नाम पे है, इनका दुरुपयोग हो रहा था, ये गरीबों के लिए, जो पसमानदा है, जो पिछड़े हैं, उनको इस्तेमाल नहीं हो रहा था। तो सरकार ने मतलब मुस्लिम वोट को विभाजित कर दिया है। आप मोटे मोटे तौर पे देखेंगे तो बीजेपी ने वहां अपनी भी एंट्री, हम मोटा मोटा कह तो रहे हैं कि आरजेडी को चला जाएगा या कांग्रेस को जा सकता है या ममता बनर्जी उस पे, लेकिन बीजेपी भी उसमें एक प्लेयर है। बीजेपी ने उसको जो है उस वोट बैंक में सेंधमारी का ये रास्ता अपनाया है। तो संशोधन बिल जो है बीजेपी भी गेन करेगी उससे। ऐसा नहीं है कि सब वो जो है उसके खिलाफ ही जाएगा, उसके पक्ष में भी है। हिंदू वोट तो ध्रुवीकृत हो ही रहा है, मुस्लिम वोट भी जो है, गरीब है, महिलाएं हैं, पसमानदा हैं, पिछड़े हैं, ये सब बीजेपी ने उनको स्पेस दिया है, उनको वॉइस दी है। तो ये बहुत बड़ा गेम है। इसलिए मैं कह रहा था कि बीजेपी ने ऐसे ही नहीं चला है, ये जो अस्त्र है, ये बहुत बड़ा अस्त्र है, इसमें खुद बीजेपी का भी गेम है। अच्छा, मनीष मनीष मतलब कल का बड़ा जिक्र करना जरूरी रहता है कि राज्यसभा के अंदर, जैसा कि आप बता भी रहे थे, कि कुछ विरोधी दलों के नेताओं ने बड़े अच्छे तरीके से, बड़े तार्किक अंदाज में उन्होंने अपनी बात को रखा था और बीजेपी को घेरने की कोशिश की थी, एनडीए के नेताओं को घेरने की कोशिश की थी। तो उसमें से कुछ एक दो प्रसंग बताएंगे कि किस तरीके से उन्होंने अपनी बात रखी थी और कैसे घेरा था। देखिए, जेपी नड्डा का भाषण, जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनका भाषण ठीक था। उन्होंने मुसलमानों को भरोसा भी दिया कि ये राष्ट्र हित का विषय है, ये किसी धर्म विशेष से जुड़ा हुआ नहीं है। और जब मुस्लिम देश
वक्फ की संपत्ति में पारदर्शिता ला रहे हैं, तो भारत में किस बात का विरोध हो रहा? ये जेपी नड्डा ने कहा। संजय सिंह का भाषण बहुत ही आक्रामक था, जैसा हमेशा हम देखते हैं सदन में उनका भाषण कुछ ज्यादा आक्रामक रहता है। तो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पे बहुत तगड़े ढंग से उस पे हमला बोला। सबसे जो संतुलित भाषा और अच्छे तरीके से अपनी बातों को रखना, जो 15 मिनट का भाषण था, वो मुझे इमरान प्रतापगढ़ी का कांग्रेस की तरफ से लगा, जो अपने बात को बहुत संतुलित तरीके से और बहुत अच्छे ढंग से उन्होंने कहा। और बहुत ही उनके भाषण को मतलब कांग्रेस अगर पार्लियामेंट्री डिबेट के अगर पूरे उसको देखें, तो उनका भाषण ऐसा था कि सत्ता पक्ष की तरफ से, ट्रेजरी ब्रांचेस की तरफ से किसी ने एक बार भी विरोध का स्वर नहीं उठाया। यानी उनके भाषण को सब लोगों ने बहुत अच्छे ढंग से सुना। दूसरा एक जो प्रमुख बात ये थी कि जो दो सबसे बड़े, आप समझ लीजिए, सुप्रीम कोर्ट के वकील कपिल सिब्बल हो चाहे अभिषेक मनु सिंघवी हो, उन्होंने कहा कि इसको कोर्ट में, अदालत में चुनौती दी जा सकती है। तो मतलब इस तरीके का ये एक पहलू था जो राज्यसभा में देखने को मिला, ये कहा गया उनकी तरफ से। तो और नासिर हुसैन जो कि कांग्रेस की तरफ से, उन्होंने इवन आपको बता दें, सुधांशु त्रिवेदी का भाषण जो है वो बहुत ही अच्छा, और मैंने देखा कि गृह मंत्री अमित शाह बहुत गौर से उनके भाषण को दे रहे थे। पूरे इतिहास को बहुत अच्छे ढंग से उन्होंने एक्सप्लेन किया सुधांशु त्रिवेदी ने वहां पे। तो अगर कुल मिला के अगर आप देखें तो राज्यसभा में बहुत ही अच्छा भाषण देखने को मिला। एक दो छिटपुट जो है, नोकझोंक वहां पे हुई, लेकिन बहुत ही संतुलित और बहुत अच्छे माहौल में मैंने देखा कि राज्यसभा में इस बिल को पास कराया गया। हाँ, वाईआरसीपी जगन रेड्डी की पार्टी जो है और बीजेडी की नवीन पटनायक की पार्टी, उन्होंने अपने सांसदों के कॉन्साइंस पे छोड़ दिया कि वो जो निर्णय लेना चाहते हैं, वो अगर बिल के पक्ष में वोट करना चाहते हैं तो बिल के पक्ष में वोट करें, विरोध करना चाहते हैं विरोध करें, अब्सटेन करना चाहते हैं तो अब्सटेन करें। अच्छा, इस राजनीति को मैं आपसे समझूंगा कि बीजेडी और वाईएसआरसीपी जो है अल्टीमेटली बाद में जाकर के इस तरह की बात क्यों कर दी कि भाई अपने कंसाइन के हिसाब से आप फैसला करिए, इसको बाद में हम समझेंगे। लेकिन मनु, आपसे एक सवाल है कि बिहार के जस्ट बगल वाला देश का सबसे बड़ा सूबा यूपी की राजनीति अब 2027 के मतलब फरवरी मार्च के आसपास वहां पे इलेक्शन होगा, तो करीब 1.5 साल पौने 2 साल बचा हुआ है। और वहां पे कम से कम जो मुस्लिम वोटों का जो हिसाब किताब रहा करता था वो एंटी बीजेपी और खासतौर से वो समाजवादी पार्टी के पास जाता था। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग जो चीज आ रही है कि वक्फ बिल के मुद्दे पर अब सवाल है कि अगर कांग्रेस बहुत एग्रेसिव होती है, क्योंकि अब तो लड़ाई हो गई जो है कि जो मुस्लिम वोट है उसको किस तरीके से अपने अपने पाले में लाया जाए, क्योंकि एक बड़ा मुद्दा ये होगा कि 2027 का जब विधानसभा का इलेक्शन होगा तो सीट शेयरिंग किस तरीके से होती है। क्या समाजवादी पार्टी कांग्रेस को जो 150 पौने 200 के करीब सीट देने में मतलब वो इंटरेस्ट दिखाएंगे या नहीं दिखाएंगे, और अगर सीट नहीं मिलता है तो क्या कांग्रेस अलग जाएगी? तो मान लीजिए कि अगर वक्फ बिल एक बड़ा मुद्दा है जिसको उठा भी रहे हैं, सदन में भी उठाए और सड़क पर भी उठाने की बात कह रहे हैं, तो यूपी की राजनीति कितनी दिलचस्प होने वाली है, खास तौर से अल्पसंख्यकों के मुद्दे पर और कांग्रेस और समाजवादी पार्टी, क्योंकि अल्टीमेटली बीजेपी के नेता बार बार ये कहेंगे कि भाई ठीक है, ये तो सब एक ही ग्रुप से जुड़े हुए लोग हैं और इनका एजेंडा साफ है कि ये देश का हित नहीं चाहते, तो वो अपनी बात रखेंगे। लेकिन इसमें सबसे इंटरेस्टिंग जो बात है वो किसके पाले में या कौन सा मतलब समाजवादी पार्टी या कांग्रेस किसको एज मिलेगा, और साथ में बीएसपी का भी। मनु, आप म्यूट हैं। देखिए ललित जी अभी चूंकि यूपी में चुनाव में लगभग 2 साल बाकी हैं, तो और जो भारतीय राजनीति है जिस तरह से चीजें लगातार कुछ ना कुछ बदलती रहती है, तो उसलिए अभी बहुत जल्दबाजी हो गई है कहना कि इसका एकदम वहां तक असर होगा, क्योंकि बहुत इस बीच पता नहीं क्या क्या चीजें आती हैं, क्या नई चीजें आ जाती हैं, तो उसकी दिशा मुड़ जाएगी, चुनाव की दिशा मुड़ जाएगी, जो पब्लिक की जो चीजें, जो धारणाएं बनती हैं वो उसमें बदल जाती हैं। लेकिन अभी जहां तक आपने बताया कि जो प्लेयर हैं, जैसे आप कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी है, कांग्रेस है या बीएसपी है, तो मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी का बड़ा स्टेक है मुस्लिम वोट पे, और क्रेडिबिलिटी भी है वो उस लिहाज से। कांग्रेस चूंकि ऑर्गेनाइज नहीं है और संगठित नहीं है, उसके पास संगठन का संकट है यूपी में खासकर,
तो वो अपनी बात पहुंचा पाएगी नहीं पहुंचा पाएगी, इसमें थोड़ा सा चैलेंज है उसके सामने, क्योंकि विधानसभा का चुनाव होना है। तो समाजवादी पार्टी एक बड़ी प्लेयर है यूपी में, और मुस्लिम वोट का एक उसका अच्छा खासा जनाधार भी है मुस्लिम वोट में, उसका अच्छी खासी सेंधमारी भी है। बीएसपी तो क्रेडिबिलिटी खो चुकी है, तो वहां उसको कोई चूज करेगा। मुस्लिम वोट बहुत कम वोट उस तरह का रहेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी एक बड़ी प्लेयर है इस वोट बैंक के लिहाज से। कांग्रेस और उसमें चूंकि कांग्रेस के पास यूपी में लीडरों का संकट है, समाजवादी पार्टी चूंकि यूपी ही बेस्ड है, सब कुछ यूपी में है, उनका सारा स्टेक यूपी में है, तो उनका पूरा फोकस जो है यूपी पे है। तो इसलिए मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी इसमें बड़ी प्लेयर है, और वो इस लड़ाई को कैसे लड़ती है, अभी 2 साल है इसमें, अभी जल्दबाजी है ये कहना कि ये वक्फ बिल का उस पर असर होगा नहीं होगा, लेकिन हाँ ये मुद्दा रहेगा। लेकिन अभी मुझे लगता है कि थोड़ा जल्दबाजी है कहना। अच्छा मनीष, अभी हम लोग बात कर रहे थे कि आखिरकार वाईएसआरसीपी मतलब जगन की जो पार्टी है और बीजेडी अंत समय में आके उन्होंने कह दिया कि ठीक है कि जो सांसद हैं वो अपने अंतरात्मा के आधार पर फैसला करें कि उनको क्या लेना है। तो अल्टीमेटली इनकी अंतरात्मा जो है अंत समय में क्यों बदल गई, कैसे बदल गई, क्या उन्होंने देखा, क्या गुणागणित किया? देखिए इन दोनों की पार्टियों की क्या मजबूरी है पता नहीं, लेकिन ये भी हम सब के सामने ये बिल्कुल नजर आ रहा है ललित जी कि किस तरीके से नवीन पटनायक को बीजेपी ने अपदस्थ करने में, वही नवीन पटनायक जिनके स्वास्थ्य को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने, आपको याद होगा लोकसभा विधानसभा चुनाव वहां पे दोनों साथ में हुए थे, तो वहां पे उनके स्वास्थ्य को लेकर मुद्दा उठाया था। और वही आज नीतीश कुमार की स्थिति है। तो नवीन पटनायक वहां से लंबे समय के बाद, करीब 2 दशक तक सत्ता में रहने के बाद उनको वहां सत्ता छोड़ना पड़ा, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को इसका क्रेडिट जाता है। रहा वहां पे जगन रेड्डी की पार्टी, तो वहां पे चंद्रबाबू नायडू की पार्टी के साथ और जनसेना जो कि पवन कल्याण की पार्टी है उसके साथ मिलकर भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़ा, और आंध्रा में जो है वहां पे जगन रेड्डी, जो कि जगन रेड्डी अगर याद करें पिछले जो सत्र था लोकसभा का, जगन रेड्डी हर मुद्दे पे सरकार के साथ नजर आते थे। तो अब इन दोनों की अब क्या मजबूरी है, क्योंकि उनका सामना तो सामने में दोनों राज्यों में बीजेपी के साथ हो रहा है या बीजेपी के सहयोगी दलों के साथ हो रहा है, तो इनकी क्या मजबूरी है ये कहना बड़ा इस समय मुश्किल है। लेकिन ये बात निश्चित है, क्योंकि अभी जब इफ्तार हुआ था आंध्र प्रदेश में, वहां पे चंद्रबाबू नायडू वहां पे पहुंचे थे, तो उन्होंने मुसलमानों को आश्वासन दिया था कि वक्फ अधिनियम जो संशोधन बिल है इस पे उनके हितों का पूरा ख्याल रखा जाएगा। अब मुसलमानों का बिल्कुल रुख अलग है। ये एक बात जो मनु जी ने बहुत ही महत्वपूर्ण कही थी कि मुसलमानों में क्या बीजेपी की सेंध लगाने, मुसलमानों के वोट में तो क्या सेंध लगाने की कोशिश इसके जरिए नहीं हो रही है। ये क्योंकि बीजेपी की कोई भी कदम उठाती है तो उसके पीछे एक बड़ा राजनीतिक वो होता है, दूरदर्शिता उसमें होती है। देखिए ये भेदभाव जरूर पैदा किया सकता है, अमीर मुसलमान, गरीब मुसलमान, क्योंकि गरीब मुसलमान को वक्फ अधिनियम से कोई बहुत ज्यादा उससे लाभ मिलने जाना नहीं रहा। लेकिन ये तब बीजेपी को इसका फायदा मिलता, जो मुझे लगता है कि इस समय जैसे संभल में हमने ईद के मौके पे देखा कि लोगों को छतों पे नमाज करने से रोक दिया गया। लोगों को मेरठ में कहा गया कि आप सड़कों पे नमाज जुम्मे के दिन नहीं करेंगे, ईद का त्योहार था। ऐसा नहीं है कि गणेश चतुर्थी सड़कों पे नहीं मनाया जाता, हम होली पे चाहे कांवड़ यात्रा सड़कों पे नहीं निकलता है। लेकिन जब इस तरीके की सरकारें अगर बात करती है, तो उस समय मुसलमानों के बीच और ज्यादा जो है इसको लेकर एक भेदभाव पैदा होता है, उनके मन में शंका पैदा होती है। तो बीजेपी इन तरह के कदमों के जरिए भले ही एक छवि बनाने की कोशिश कर रही हो मुसलमानों के बीच में, लेकिन यूपी में जो कुछ हो रहा, आपको हरियाणा में छुट्टी रद्द कर दिया गया ईद पे, वहां पे डिस्ट्रिक्टिव हॉलिडे बना दिया गया, तो ये इन सब कदमों से जो है उसको ठेस पहुंचता है, उसके इस पूरे प्रयासों को। तो ये एक महत्वपूर्ण बात थी जो कि मनु जी ने कहा, तो मुझे लगता है इस पे मैंने इसको नोट किया था। मनु, एक और सवाल है कि कांग्रेस जो है अपने राजनीतिक इतिहास का ही शिकार हो जा रही है। कांग्रेस जो है किसी भी विषय को उठाती तो है और बेहतरीन तरीके से उठा भी रहे हैं हर मुद्दों को, लेकिन कहीं ना कहीं जो कांग्रेस का अपना इतिहास है, पॉलिटिकल जो हिस्ट्री है, वो बहुत हद तक जो है अवरोध के तौर पे काम कर रही है। लिहाजा वो बात तक तो सीमित, मतलब बात तक ही सीमित रह जाती है। वो बात बड़ी अच्छी करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन वो जमीनी तौर पर बीजेपी जो है उसी इतिहास के पन्नों से क्या करती है कि वो फैक्ट्स निकालती है और कांग्रेस को घेर देती है। जैसा कि
कल मनीष कह भी रहे थे जो है कि लुटियन जोन का जो मुद्दा उठाया कि 123 प्रॉपर्टी को डी नोटिफाई किया, और डी नोटिफाई मतलब अब सोचिए कि पब्लिक के संज्ञान में बाद में बात ये आ गई, भाई कांग्रेस की सरकार थी, डी नोटिफाई करती है, और डी नोटिफाई जिस जमीन को किया जाता है, फिर वो जमीन जो होती है किसी थर्ड वन को दिया ही नहीं जा सकता, सरकारी जमीन को। तो मतलब है कि पब्लिक को ये भी पता चल गया कि भाई कांग्रेस किस तरह की बात करती है। वो बात तो कर रही है ठीक है कि वक्फ इनके लिए मुश्किल, मतलब मुसलमानों को उनके मामले में इंटरफियर किया जाएगा, तमाम सारी बातें होंगी, लेकिन अल्टीमेटली देश हित के बारे में कांग्रेस नहीं सोचती। तो कांग्रेस का जो अपना इतिहास ही है वो उसका दुश्मन बन बैठा है। देखिए ललित जी, कांग्रेस तो अभी खुद से ही जूझ रही है, भीतरी जो चुनौतियां हैं उसकी। और जिस तरह के मतलब जिस तरह की लड़ाई चाहिए सड़कों पे, या जिस तरह का मुद्दा उठना चाहिए, जैसे तेवर चाहिए, वो उसके पास इसलिए भी कम है क्योंकि उसके सामने चैलेंजेस, भीतरी चैलेंजेस बहुत है। वो बीजेपी की तरह 24/7 काम करने वाली पार्टी नहीं है। बीजेपी तो एक मल्टीनेशनल कंपनी की तरह काम करती है। उसके हर एजेंडा, सब कुछ चीजें तय होती है, किसको क्या करना है, कहाँ करना है। वो बीजेपी जो है उस लिहाज से काम करती है। उसने बीजेपी ने जो पिछले 10-12 सालों में पूरी भारतीय राजनीति का चेहरा बदल दिया है, अंदाज बदल दिया, तेवर बदल दिए हैं। तो ये इसलिए क्योंकि 24/7 काम करती है। उसके पीछे आरएसएस की ताकत है, क्योंकि आरएसएस सांगठनिक लिहाज से संगठन कैसे चल रहा है उसे पता है कि उसे कैसे करना है। तो उसका फायदा बीजेपी को मिला है, उसके अनुभव को फायदा बीजेपी को मिला है, जो ग्राउंड पे कैसे काम होना है, उसके जो पन्ना प्रमुख टाइप का जो है, इतना इतना महीन जो काम हुआ है, तो उसका फायदा बीजेपी को मिला है। कांग्रेस तो मतलब अब आप लगाइए कि जो 24/7 एक पार्टी काम कर रही है, जो पावर में है, उसके बावजूद वो संगठन में और तमाम मुद्दों को लेकर वो अपना काम कर रही है। कांग्रेस तो पिछले 10-12 साल से सत्ता से बाहर है, तो उसको काम उसको भी करना चाहिए था, लेकिन उसके पास ना इस तरह का विजन है या इस तरह लोग हैं। वो अभी भीतर से जूझ रही है कि लीडरशिप कौन होगा, कौन आगे बढ़ाएगा, कौन क्या करेगा। एक दूसरे की टांग खींचने में बिजी है। पुराना न्यू गार्ड, पुराना ओल्ड गार्ड, इसी में उलझे हुए हैं। वो ना न्यू गार्ड को बढ़ा पा रहे हैं, ना ओल्ड गार्ड को हटा पा रहे हैं। तो वो एक जो पार्टी खुद से जूझ रही है, वो एक ऐसी पार्टी से कैसे मुकाबला कर सकती है जो एक मल्टीनेशनल की कंपनी की तरह काम कर रही है। तो कांग्रेस की चुनौतियां उस तरह की है। इस मुद्दे पे जो है जिस तरह का तत्काल जो है, जिस तरह का रिएक्शन जमीन पे चाहिए था, वो इसलिए नहीं हो पा रहा क्योंकि वो उनके पास अभी सोचेंगे, वो करेंगे, तब तक तो चीजें निकल जाती है। फिर बीजेपी नया मुद्दा सिंगों पर छेड़ देती है, फिर वो उस तरफ भड़का देती है। तो एजेंडा बीजेपी की तरफ से सेट हो रहा है। एजेंडा अपोजिशन को सेट करना चाहिए था, लेकिन एजेंडा बीजेपी सेट कर रही है। तो ये कांग्रेस के लिए बड़ी चैलेंजिंग वो है कि वो क्या करे। वो तो इसलिए ये बीजेपी के लिए बहुत मुफीद है। एक इस तरह का विपक्ष जो है, जो पार्ट टाइम कर रहा है पॉलिटिक्स, उसके लिए बीजेपी लिए बहुत मुफीद है। तो इसलिए बीजेपी के सामने इस तरह का चैलेंजेस नहीं है। तो मैं कह रहा था कि इस मुद्दे को मरीज जी कह रहे थे कि ये मतलब मुसलमानों में थोड़ा उस तरह का मैसेज जाएगा, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि बीजेपी फिर भी अपने फायदा है, उसको भी लगा। अगर 10 वोट मुसलमानों के हैं कहीं, 4 किसी को पड़ते, 3 किसी को पड़ते, तो एक बीजेपी को पड़ जाएगा। तो वो तो गेन है ना बीजेपी के लिए। उसने एक वोट भी ले लिया जो उसको नहीं मिल रहा था, तो वो इस जरिए अगर एक वोट भी ले लेती है तो उसके लिए गेन है। तो ये जो है इस तरह की रणनीति पे काम हुआ है। तो मुझे लगता है कि उसका इस तरह का कोई मुकाबला नहीं है, और कांग्रेस तो अपने से जूझ रही है, वो क्या मुकाबला करेगी। ललित जी। अच्छा मनीष जी, एक जैसा कि हम लोगों ने अपना लाइन भी लिया है कि इसकी सियासी डगर और उसके बाद कानून बनने से एक कदम दूर है, किसको सियासी फायदा, सियासी नुकसान। आपको नहीं लगता कि बीजेपी कम से कम ये मैसेज देने में कामयाब हुई है कि देखिए जी, जो कुछ हम अपने संकल्प पत्र में लिखते हैं, जो भी कुछ हम बोलते हैं, जो भी कुछ मुद्दे हमारे हैं, वो सिर्फ केवल जुबानी जमा खर्च नहीं है। जो उसको केवल जुबान से हम केवल बोलते नहीं, बल्कि उसको करके दिखाते भी हैं। और एक बड़ी अच्छी सी बात आई जो है कि बार बार जो विपक्ष की तरफ से आरोप भी लगाया जाता है और एलिज भी किया जाता है कि मतलब ये समाज को बांटने का काम है। आपको याद होगा कि जब 2019 में जे.एंड.के का ऐतिहासिक फैसला हुआ, फिर ट्रिपल तलाक का आया फैसला किया, तो उसको लेकर के कि समाज को एकदम ये डिसइंटीग्रेट करने पे भारतीय जनता पार्टी जुटी हुई है। लेकिन अगर सीटों की संख्या, वोट प्रतिशत और सरकार ही एक पैमाना मान लिया जाए, तो ऐसा लगता है कि बीजेपी ने ऐसा कुछ किया, बीजेपी को जनता ने नकारा। क्या आपको ऐसा लगता है कि इस दफा भी
जो विपक्ष का जो आरोप है वो जमीन पे कोई नजर आएगा, ये केवल कहने वाली बात है कि ठीक है कुछ कहना है तो कह दो? नहीं देखिए, इसका तो लिटमस टेस्ट जो है ये चुनाव ही ये तय करते हैं ललित जी। तो चुनाव बिहार का जो डगर है वो सबसे सामने नजर हमें आता है। अगले साल बंगाल विधानसभा चुनाव है, जहाँ पे देखना होगा कि ममता बहुत ही बनर्जी वापसी करती है कि नहीं। बीजेपी संघ वहां पे बहुत अंदर खाने लगा हुआ है, किस तरीके से ममता बनर्जी को वहां पे उखाड़ फेंका जाए। संघ वहां पे बहुत जो बताया जा रहा है कि वहां पे बहुत अंदर जाकर वहां पे कार्य कर रहा, खासतौर से दलितों के बीच में, खासतौर से पिछड़ों के बीच में। अब वो देखना होगा कि किस तरीके से, और ममता बनर्जी को अपर कास्ट पार्टी के तौर पे वहां पे नेता के तौर पे पोर्ट्रे किया जा रहा है। वहां पे देखना होगा कि और बंगाल में मुसलमानों में गरीबी जो है बहुत ज्यादा भी है वहां पर। इसको भी हमें समझना होगा। तो बंगाल एक इम्तिहान नजर आता है, बिहार सामने इम्तिहान नजर आता है। क्या चिराग पासवान, क्योंकि आपको याद होगा, अगर क्योंकि हम सब पत्रकारिता में उस दौर से जुड़े हैं जब रामविलास पासवान को हम लोग देखा करते थे, और रामविलास पासवान हमेशा अक़लियतों की बात बहुत ज्यादा जोर शोर से करते थे। जो उनके बेटे को करते हुए हम नहीं देखते हैं, वो हर समय टीका चंदन करके सामने नजर आते हैं, चाहे कोई भी कार्यक्रम हो। लेकिन पासवान मनीष, को हम लोग ऐसे नहीं देखते। अक़लियतों की बात वो करते थे, लेकिन आप देखिए कि वो सियासी मौसम को बड़े अच्छे तरीके से भाप भी जाते थे। बड़े अच्छे से, अरे वो इसीलिए उनको आपने बिल्कुल सही पकड़ा, इसीलिए उनको मौसम वैज्ञानिक भी कहा जाता था। मतलब ऐसा कौन सा दल है जिसके साथ उन्होंने सत्ता में जो है गलबैया न डाल के सरकार में शामिल रहे हो। तो लेकिन आपको याद होगा कि दिल्ली में इफ्तार पार्टी जो थी वो रामविलास पासवान का सबसे ज्यादा चर्चा में हुआ करता था, वहां प्रधानमंत्री भी पहुंचा करते थे। तो वो चिराग पासवान शायद उसको मिस कर रहे हैं। तो बिहार का हमें देखना होगा कि चिराग पासवान, नीतीश कुमार तो अब बिल्कुल हाशिए पे जाते हुए नजर आ रहे हैं। स्वास्थ्य उनका साथ नहीं दे रहा। कहा जा रहा है कि पहले भी मैंने आपको बताया कि जेडीयू, कहा जा रहा है कि संजय झा बीजेपी के जरिए जो है, संजय झा और अशोक चौधरी और ये सब लोग जो है, ललन सिंह वगैरह चला रहे हैं जेडीयू। नीतीश कुमार का कोई से नहीं है, उनके बेटे का पता नहीं है कि वो जेडीयू संभालेंगे या नहीं संभालेंगे। तो इस परिस्थितियों में हमें देखना होगा भारतीय जनता पार्टी कितना इसको, अब सीए का मुद्दा था, राम मंदिर का मुद्दा था, 370 का था, ये तमाम जो मुस्लिम विरोधी इसको बताया जाता था कानून, वो सब पास हो गया। हालांकि मुसलमानों के खिलाफ हमने देश में कहीं पे कुछ ऐसा देखा नहीं, ये बिल पास हो चुका है, सब एग्जिस्ट कर रहा। तो बिहार विधानसभा चुनाव ये तय करेगा कि किस दिशा में राजनीति जा रही है, मुसलमान किस तरफ नजर आएंगे। हमें वहीं से पता चलेगा कि इस अधिनियम के पास होने के बाद उसका क्या नतीजा देखने को मिलता है। अच्छा मनु, आखिरी सवाल कि वैसे सियासत में क्या है कि अंक गणित मैटर करता है, लेकिन अंक गणित से ज्यादा जो है केमिस्ट्री भी जो है, कि अगर अंक गणित मतलब नंबर्स का जोड़ और केमिस्ट्री दोनों जब काम करती है तो कोई किसी भी राजनीतिक दल को कामयाबी मिल जाती है। और आप सीधे तौर पे ये भी नहीं कह सकते कि किसको सियासी तौर पे फायदा होना है, नुकसान, क्योंकि ये मौसम के हिसाब से बदलाव होते रहते हैं। बावजूद उसके आपको अभी की डेट में अगर देखा जाए तो प्राइमरी तौर पे एज किसको मिल रहा है? मतलब आप किसको समझ रहे हैं कि इसको एज है, उस पार्टी को एज है? देखिए तत्काल, चूंकि इसका पैमाना तो चुनावी होगा, और जैसे मनीष जी ने बताया, और जो चुनाव होना है तो तत्काल अभी जो बिहार में है कुछ महीने बाद, तो मुझे लगता है कि आरजेडी जो है ना, आरजेडी की तरफ ध्रुवीकरण ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जो मैंने कल भी बताया था, जैसे गौस जो एमएलसी जो है लालू से मिलाए थे, वो अप्रत्याशित था। मतलब एमएलसी आप जेडीयू के हैं और मिलने जा रहे हैं लालू प्रसाद यादव को, आरजेडी चीफ को। तो आरजेडी इससे जो है उसका जो मुस्लिम वोट है वो ज्यादा मुझे लगता है कि उस तरफ ध्रुवीकृत होगा। ओवैसी एक फैक्टर है, लेकिन ओवैसी के सामने जो है क्रेडिबिलिटी का संकट है। मतलब उनको जिस तरह पोर्ट्रेट किया जा रहा है जो अपोजिशन है, बाकी जो अपोजिशन है, कि भाई ये उनकी फलांगी टीम है, तो वो जो दाग है, वो जो क्रेडिबिलिटी का सवाल है ओवैसी के सामने, वो रहेगा बना हुआ, आगे भी रहेगा। और चूंकि ये इतना बड़ा सवाल हो गया है कि खासकर मुस्लिम कम्युनिटी के लिए, तो उनको मुझे लगता है कि आरजेडी में ज्यादा बेहतर ठौर मिलेगा। तो अभी जो तत्काल जिसकी जो परीक्षा होनी है वो बिहार में होनी है, और बिहार मुझे लगता है कि आरजेडी के लिए ये मौसम मुफीद है, ऐसा लगता है। तो जैसा कि हमारी चर्चा से हम लोगों ने अपनी चर्चा में सारे बिंदुओं को छूने की कोशिश की और ये बताने की कोशिश की कि वक्फ बिल केवल एक कदम दूर है कानून बनने से। और सियासत में क्या होता है कि
वो संभावनाओं का खेल है, और जिस तरीके से मौसम बदलता रहता है वैसे सियासत भी बदलती रहती है, समय के हिसाब से फैसले किए जाते हैं। और यदि चुनाव को ही लिटमस टेस्ट माना जाए तो बिहार का इलेक्शन अभी सामने है, उससे पता चल जाएगा जो है कि किस राजनीतिक दल को फायदा होता हुआ नजर आएगा या किसको नुकसान होगा। उसका फैसला जो फिलहाल आप चुनावी तौर पे बिहार के इस संदर्भ में देख सकते हैं और समझ सकते हैं। तो हम अपनी चर्चा को यहीं विराम देंगे और फिर किसी और विषय पे हमारा पैनल मिलेगा और उस पर डिस्कस करेगा। और इसके साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और साथ ही देश.thefederal.com को आप लॉगिन करके खबरों को पढ़ भी सकते हैं, जहां पर आपको तथ्यात्मक खबरें पढ़ने को मिलती है। मनीष और मनु, आपको दोनों लोगों को थैंक यू। शुक्रिया।